अब देखो, तो ये चीज़ इतने मीटर हो गई, तो 8.848 किलोमीटर है, और ये कितना है 8.9 किलोमीटर। ये आंसर है, ये सही सवाल नहीं दिया है, इतनी डेप्थ ही नहीं है सी के, तभी डाउट आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा है, यानी मून काफ़ी बड़ा है, इट इज़ सो लार्ज, क्योंकि वो 8 किलोमीटर है। कहाँ, मतलब 10 किलोमीटर एक मैक्सिमम पॉसिबल एक माउंटेन हो सकता है, और वो 8.8 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा माउंटेन नहीं हो सकता है। आपकी अगली बुक में ये बात बताई गई है, फिजिक्स की नेक्स्ट जो बुक पढ़ोगे उसमें आएगा। अच्छा ये बताओ, ये बहुत ज़्यादा है, कहाँ 8 किलोमीटर, कहाँ ये बहुत ज़्यादा है कि नहीं। चलो अब अगला सवाल करते हैं। कि 2.32 देखो जरा, 2.32 देख लिया है, 2.33 देखो। A great physicist P.M. Dirac loved playing with the numeral values of fundamental constant. This led him an interesting observation. Dirac found that from the basic constant of atomic physics, mass of electron, proton, gravitational constant, you could derive a number with the dimension of time. Further, it was a large number. Its magnitude is being closed to present estimate of age of universe. तो हमारा जो यूनिवर्स बना है बिग बैंग थ्योरी से बना है, ये जो पूरा ब्रह्मांड बना है ये एक बिंदु से निकला है, और एक पॉइंट से निकल के इतना तेजी से विस्फोट हुआ, उसमें सारे ग्रह बन गए, बहुत सारी गैलेक्सी बन गई, प्लैनेट्स बन गए, मिलियंस ऑफ स्टार्स बन गए, मिलियंस ऑफ यूनिवर्स बन गए। एक यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, बहुत सारे तारामंडल हैं, बहुत सारी निहारिकाएं हैं, नेब्यूला हैं, इस तरीके से न जाने कितने एस्टेरॉइड बन गए, एक पॉइंट से निकला है। और ये सब कुछ, क्या आपको मालूम है ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल इतना जबरदस्त ग्रेविटेशन है कि उसमें बड़े से बड़ा सूर्य चुपचाप एक पॉइंट बन के समा जाए। इट इज, अगर अर्थ उसके चपेट में आ गई ना तो उसी पॉइंट में चली जाएगी चुपचाप बिना शोर किए। तो ब्लैक होल ये चीज होती है। तो आप ये समझिए, क्या पॉइंट के एक्सप्लोजन से पूरा विश्व बना है, यही आइंस्टीन ने बताया, पॉइंट से एक्सप्लोड हुआ। और अभी भी क्या ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का प्रिंसिपल है? ये जो हमारा यूनिवर्स है, क्या इसमें डिफरेंट प्लैनेट्स एक दूसरे, डिफरेंट जो भी गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से 10⁶ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? क्या अभी भी एक्सपेंड कर रहे हैं? सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इसमें बहुत से ब्लैक होल भी पैदा हो रहे हैं। ये है ब्लैक होल, और उस ब्लैक होल में बहुत सारे गैलेक्सी समा चुकी हैं। तो ब्लैक होल फिर सब समाती चली जा रही हैं, और फिर अल्टीमेटली फिर पॉइंट में समा जाएंगी। तो बिंदु से सिंधु की ओर और सिंधु से बिंदु की ओर, इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। कैटास्ट्रोफ यानी प्रलय का कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसा होता आया, ये ब्लैक होल है। अब फर्मी डिरैक ने भी इसके बारे में बहुत सारी बात की। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि ये जो भी इस तरीके से हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसको कि मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, और ऐसी न जाने कितनी गैलेक्सीज और भी हैं, और एक गैलेक्सी में 50 बिलियन स्टार्स हैं। आप समझ सकती हैं कि एक स्टार में ही कितने सारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। तो एक गैलेक्सी में, यहाँ पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो आकाश गंगा गैलेक्सी है, उसमें कितने स्टार हैं, और उसी में एक सन भी है। और इस तरीके से ये जो गैलेक्सी है, तो अब दूसरी भी गैलेक्सी हैं, ऐसी न जाने कितनी गैलेक्सी हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी हैं? 50 बिलियन गैलेक्सी इन आवर यूनिवर्स, 50 बिलियन गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में 50 बिलियन स्टार, और एक यूनिवर्स में 50 बिलियन गैलेक्सीज इन वन यूनिवर्स। तो जो मिस प्रियंका चोपड़ा बनी थी मिस यूनिवर्स, वो इस
अपनी ही यूनिवर्स की बनी है, वही उसकी सबसे सुंदर लेडी है। ये ना सोच लेना कि दूसरे यूनिवर्स की है। समझ में आई बात कि नहीं? एक मिस वर्ल्ड होता है, एक मिस यूनिवर्स, तो इतने सारे ग्रहों में सबसे सुंदर ये चीज़ है। तो अब आपको फर्मी डिराक का आइडिया पता चला कि एक गैलेक्सी और ये पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा होता होगा। हैव यू गॉट सम आइडिया कि यूनिवर्स कितना बड़ा है? बोलो। अच्छा, अब यूनिवर्स का पता चल गया, ब्लैक होल भी पता चल गया, बिग बैंग थ्योरी भी पता चल गई, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ये सभी चीजें पता चल गई हैं। अब देखो कह रहा है कि इसी तरीके से अपनी बुक में से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट निकालो। इफ इट्स कोइंसिडेंस विद द एज ऑफ यूनिवर्स विद सिग्निफिकेंट, व्हाट विड दिस इम्प्लाई फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट। तो कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज निकालो कि जो एज ऑफ यूनिवर्स के आसपास आती जाती हो। बट अभी हम ये नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें एक एप्साइलन आ गया है। एप्साइलन हमने आपको सिखाया नहीं, अभी सिखा देते हैं। जरा देखो तो होता क्या है, क्या ये बात आपको मालूम है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? अगर ये Q1 है, ये Q2 है, या कभी हमने बताया हो, मुझे तो याद नहीं पड़ता, आपको याद होगा, ऐसी कोई चीज बताई है? बोलो। अच्छा, इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं? स्मॉल के। दैट इज इलेक्ट्रो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वैसे इसकी क्या वैल्यू होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा, इसके आगे ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें केमिस्ट्री में अगली क्लास में ये पढ़ाना है, इसलिए बता दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू, ये जो के की वैल्यू आई है वो क्या आएगी? दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ये जरा देखो, Q1 Q2/r², जहां कैपिटल के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। जैसे वाटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, यानी उसका पोलर नेचर है, तो 80 टाइम्स फोर्स को वो कम कर देगा। अगर वाटर के लिए के, कैपिटल के की वैल्यू क्या है? 80 है फॉर वाटर, तो बताओ फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा? 80 रख दो, तो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स हो जाएगा? अगर पानी में डाल दो तो सोडियम और क्लोरीन के बीच कितना फोर्स कम हो जाएगा? बताओ, चार्ज पार्टिकल क्या 80 टाइम्स कम हो जाएगा? नीचे 80 डाल दोगी तो बोलो। तो इसीलिए तो सारे साल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जानती हो किसे कहते हैं? वैक्यूम को कहते हैं। फ्री स्पेस का मतलब है जहां पर कोई भी पार्टिकल ना हो, कोई गैस ना हो, तो फ्री स्पेस किसे कहा जाता है? वैक्यूम। अच्छा, अब जरा देखो कि ये पूरी चीज मिला के क्या कहलाती है? इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी का क्या मतलब है? यानी एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होती है बताओ? परमिटिविटी, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसे क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। मीडियम है, अगर सिर्फ मीडियम की बात करें तो एप्सिलॉन है, इसको ऐसे कहते हैं एप्सिलॉन। तो ये एक तरीके का ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, जैसे अल्फा बीटा गामा है उसी तरीके से ग्रीक लेटर भी है। यदि आप चाहें तो पेज नंबर 203 निकालें इसी बुक का, पीछे देखो जरा, देखा?
203 निकाला कि नहीं निकाला? अब उसमें एक टेबल दिख रही है सबसे ऊपर, और उसमें जो नंबर 5वां है एप्सिलॉन दिखने में आया है, स्मॉल, एक कैपिटल लेटर एक छोटा लेटर है, एप्सिलॉन दिखाई पड़ा? नहीं दिखा? एक मिनट, ये पेज नहीं है तुम्हारे में? 203 अपेंडिसेस। मिला? 5वें नंबर पे एप्सिलॉन लिखा है। तो एप्सिलॉन समझ में आ गया ना, परमिटिविटी है किसी भी मीडियम की। अच्छा अब जरा देखो कि किसी भी मीडियम में मान लो यहाँ से अगर चार्ज चल रहा है तो कितनी जल्दी इस जगह तक पहुँच सकता है। अगर ये मीडियम अच्छा है तो उस हिसाब से चल सकता है। तो वैसे कौन सा मीडियम ज़्यादा अच्छा होगा? अगर वो उसमें चार्जेस होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे अच्छा होगा। तो मान लीजिए जैसे कि कॉपर है, उसमें यहाँ का इफेक्ट, यहाँ इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, चार्ज डिस्चार्ज करके यहाँ तक पहुँचा देगा। कंडक्टर में सबसे जल्दी इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहुँचता है, मालूम है कि नहीं? कॉपर वायर में। तो ये तो एप्सिलॉन हो गया किसी भी मीडियम की। और कैपिटल के क्या है? क्या इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है बताइए? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जैसे एक आप ये पढ़ते हो म्यू, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस वैक्यूम टू द वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हो कि नहीं? एक क्वांटिटी होती है कि कोई भी मीडियम कितना लाइट के जाने में अड़चन पैदा करता है, हाउ मच इट प्रोड्यूस ऑब्स्टिकल, ऐसा पढ़ते हो कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है कि C/V होता है कि नहीं? बोलो। उसी तरीके से इंडेक्स ये वेलोसिटी के ऊपर है, और ये उसकी मीडियम कि मान लो चार्जेस के कंडक्टेंस में। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गई। और ये क्या हुई बताइए? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो ये मुझे बताओ कि K क्या है? क्या वाटर में 80 गुना ज्यादा परमिटिविटी है फ्री स्पेस से? सो वाटर K की वैल्यू K इज 80 फॉर वाटर, सो इट transmits the effect of light 80 times more. So it transmits देखो अगली ही केमिस्ट्री की क्लास में एप्सिलॉन की जरूरत पड़ जाएगी, इसीलिए बता रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ लाइट 80 टाइम्स मोर, ये बता देता है मोर, ठीक है, देन दैट इन फ्री स्पेस। ठीक है। देखो जैसे अमांशी इज मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ वृंदा, देन द इंटेलिजेंस ऑफ वृंदा। मतलब दैट जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब है हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हो सकता है वृंदा बहुत अच्छा डांस कर लेती हो, अमांशी ना कर पाती हो, लेकिन जब देन दैट लगाते हैं यानी वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कॉन्टेक्स्ट। समझ में आई बात? अब ये देखो तो मैंने क्या कहा बताइए कि फोर्स का क्या फार्मूला हो गया? क्या 1/4 सिर्फ एप्सिलॉन लिखने से चलेगा? और Q1 Q2/r²। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन को हमने क्या कह दिया, यहाँ से निकालो जरा वैल्यू एप्सिलॉन की। तो अभी हमने K को क्या बताया है, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? क्या K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? ये वही चीज है। नाउ अब देखो कि फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ K
तो K की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी है? K इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। माइका जानती हो, अभ्रक, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सन माइका, जिससे ये स्विच बोर्ड बनते हैं, वो माइका होता है। तो K इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। अच्छा, K इज इक्वल टू 6 फॉर माइका, K इज इक्वल टू 2.6 फॉर पेपर। सबकी अपनी अपनी कंडक्टिविटी है। वैक्यूम तो सबसे पुअर है, वैक्यूम अच्छा नहीं कंडक्ट कर पाता है। दो तार हैं हाई वोल्टेज के, उनके बीच वैक्यूम हो तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि इफेक्ट को ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएंगे। तो और उनके बीच मेटल हो तो स्पार्क हो जाए। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? तो बताओ क्या मैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन, एप्साइलन की वैल्यू क्या बताई? क्या K एप्साइलन नॉट होती है? तो K एप्साइलन नॉट लिख दूं या एप्साइलन नॉट K, तो पूरा फार्मूला बन जाएगा कि नहीं? एप्साइलन किसी मीडियम के लिए, यानी किसी मीडियम में फोर्स, और अब एप्साइलन किसके इक्वल है? K एप्साइलन नॉट, तो K एप्साइलन नॉट लिखा। लेकिन K की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी है बताओ? सो फॉर वैक्यूम K इज इक्वल टू 1। तो फोर्स F नॉट, नॉट का मतलब होता है वैक्यूम, इज 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। देखो K 1 रख दिया है, बोलो बात सही है? और R स्क्वायर। अच्छा, एप्साइलन नॉट की वैल्यू क्या है? एप्साइलन नॉट की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। तो अब जरा एप्साइलन नॉट का यूनिट बताओ। ये न्यूटन है, न्यूटन में क्या मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा और ऊपर कूलम स्क्वायर का डिवाइड होगा? देखो ये एप्साइलन नीचे, एप्साइलन उधर ले जाओ और F नीचे ले आओ, तो एप्साइलन का क्या फार्मूला बनेगा? जब उधर ले जाओगी तो कूलम स्क्वायर ऊपर रहेगा और न्यूटन और मीटर पे निगेटिव आ जाएगा। एक मिनट, नाउ अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा? ये निगेटिव नहीं होगा और इन दोनों पे -1 आ जाएगा और इस पे -2 और इस पे प्लस। समझ में आई बात? ये एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.854। अब जरा ये वैल्यू रख के देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा? 1/4 इंटू 3.14 और इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको 9 इंटू 10⁻9 आ जाना चाहिए क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? अब ये 10⁻12 ऊपर ले जाओ और 4 इंटू 3.14 इंटू 8 इसकी तो आप ही वैल्यू बताओ कि कितना आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 से डिवाइड कर। ये नीचे आया है 111.20। अच्छा, और ऊपर आ गया 10⁻12। अब 1 में इससे डिवाइड करो।
12 है। अब मैं इसे यहाँ तक शिफ्ट कर देता हूँ तो ये 9 करीब 8.99 आ गया है, और इंटू 10 टू द पावर 9 आ गया, या इसे अप्रॉक्सीमेटली क्या कहा जाए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बोलो वही वैल्यू आई है। और वैसे जो फोर्स इन मीडियम होता है वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अभी अभी क्या निकाली आपने बताओ, और अपॉन के। तो वाटर में अगर जो चार्जेस हैं तो क्या उनके बीच में जो फोर्स होगा वो घट जाएगा, वो कितना घट जाएगा, 80 टाइम्स या 79 टाइम्स होता है, एग्जैक्टली 79 होता है लेकिन 80 भी बोलते हैं, और बाई आर स्क्वायर। तो ये समझ में आ गई ना बात आपको, बोलो पूरी बात समझ में आई। चलो इसको अच्छे से तैयार कर लेना जिससे कल का हमारा बढ़िया रहेगा। अब आगे बढ़ो। तो कह रहा है कि कुछ ऐसी यूनिट निकालो जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे यूनिवर्स की एज क्या है। हमारा यूनिवर्स कुछ लोग कहते हैं बहुत यंग है और अभी अभी बना है, और दूसरे यूनिवर्स बड़े पुराने हैं, दूसरे ब्रह्मांड पुराने हैं, और हमारा ब्रह्मांड अभी नया नया है। फिर भी हमारे ब्रह्मांड की कुछ तो उम्र होगी, तो पता लगाई जाए कितनी उम्र है ना। इसके लिए मैं क्वांटिटी x लेता हूँ, उसे डायमेंशन लेस भी ईयर में होना चाहिए, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो ये फर्मी डिरैक ने किया था, अब हमें करना पड़ रहा है। तो 16 पाई स्क्वायर ये कैलकुलेशन उन्होंने किया, और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिखा इन्हीं सब के टर्म्स में बताओ, और लाइट के टर्म्स में तो c का क्यूब और g बोला, g को भी यूज़ करते हुए बनाओ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज होता है, तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, और इस पे डायमेंशन लगा दो। तो राइट हैंड साइड में बताओ चार्ज की क्या डायमेंशन होती है, क्यू क्या होता है बताओ, IT होता है क्या। तो जो चार्ज की डायमेंशन होगी वो करंट की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन होगी। तो I तो A और T तो T, और इस पे 4 लगा दिया जाए क्या। अच्छा, 16 और पाई स्क्वायर ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एप्सिलॉन अभी पीछे देखा था, एप्सिलॉन क्या आया था, क्या ये देखो एप्सिलॉन उधर ले जाओगी तो न्यूटन नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या था, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन उधर ले जाओ तो 1/4 पाई f नीचे आ गया, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इससे एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन उधर ले गए और फोर्स नीचे ले आए, इससे पता लगाओ। तो एप्सिलॉन का जो ये एप्सिलॉन लिख लो या एप्सिलॉन नॉट लिख लो, एप्सिलॉन नॉट है तो न्यूटन, नीचे न्यूटन है और ऊपर चार्ज है। चार्ज की क्या यूनिट होती है, क्या AT होती है, और न्यूटन की क्या होती है, क्या mLT टू द पावर -2 होती है, और ये L स्क्वायर होगी। बोलो तो एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट हो जाए, ये डायमेंशन क्या हो जाएगी, m को ऊपर ले आओ तो -1, L कितने हैं, क्या क्यूब है। अच्छा, T टू द पावर -2 है, ऊपर चला जाए तो क्या T टू द पावर 4 हो जाएगा, और क्या A स्क्वायर। बोलो समझ में आ गई सारी डायमेंशन। तो क्या लिख दें इसकी, m टू द पावर -1, L टू द पावर -3, T टू द पावर 4 और 8 स्क्वायर। ये तो हमने एप्सिलॉन की लिख दी। अब दोनों के मास की बताओ जरा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर किया गया है। प्रोटॉन के मास की m होती है और इसकी भी m होती है, तो क्या m क्यूब हो जाएगा, और c का क्यूब, c होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या ये LT-1 का क्यूब है। बोलो। अच्छा, g क्या होता है, फोर्स क्या होता है, g
m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो g 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। अच्छा जी के बारे में सोचो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर उधर चला जाएगा, न्यूटन तो इधर है, ये मीटर स्क्वायर भी चला गया, ये दोनों नीचे ले आओ तो अपॉन kg टू द पावर -2 है क्या। तो जी की यूनिट क्या, जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, न्यूटन तो होती ही है mlt टू द पावर -2 मीटर, एल स्क्वायर और ऊपर लिखो और नीचे क्या ले आओ, जी वहीं रहने दो, बाकी इधर उधर ले आओ। m1 m2 क्या होता है m स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, जिसे कि m टू द पावर -1 l क्यूब और t टू द पावर -2 कह सकते हैं। एग्रीड। तो मैं ये सारी चीजें भी लिख लूं, m टू द पावर -1 l क्यूब और t टू द पावर -2, ये सब लिख दिया। अब जरा देखो, इतनी बातें हमने सारी लिख दी, इन सबको अब एक साथ करते हैं। नाउ दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर 4 t टू द पावर 4, पहले नीचे को एक साथ करें, एक्यूमुलेट करें, m -1 है और m क्यूब है और m -1 है तो सिर्फ m बचा, l का क्यूब है माइनस पे क्यूब, और ये क्या ये कट गया और l पे क्यूब और आ गया यहाँ से, और t पे -3, अच्छा t पे -3 है और ये t पे 4 है और t पे -2, -3 -2 कितना होता है, क्या -5 होता है, और t टू द पावर 4 है तो क्या t के ऊपर -1 आ गया, ये चीज़ हो गई। बाकी m हो गया और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर भी लिख लो, ये है a स्क्वायर, इतनी बात हो गई। अब जरा चेक करें, m -1 l क्यूब t टू द पावर -2 lt, ये हो गया, सारी चीज़ें हमने ले ली, m क्यूब ले लिया, तो हमारे पास सब कुछ है। अच्छा इन्होंने एप्साइलन नॉट का स्क्वायर करवाया, ये गलती हो गई, एप्साइलन नॉट पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया, तो अब हमें फिर से करना पड़ेगा, स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर लगाने से चीज़ बदल जाएगी, पहले मुझे फिर से सब निकालना पड़ेगा तभी तो कर पाएंगे, अभी नहीं काट सकते इसको। तो l टू द पावर -3 हो गया और ये भी नहीं काट सकते, तो ये कितना था, g की वैल्यू l क्यूब आई है, तो अब इसका पहले तो स्क्वायर करो, तो m की कितनी आएगी -2 आई और l पे कितना आया -6, t पे कितना आया 8 और a पे क्या आया 4। अब इन सबको एसिमुलेट कर लो, m का स्क्वायर बन गया, ये m को कर लिया है, l को करो, क्या ये l क्यूब है, ये भी l क्यूब है, l टू द 6 आ गया, अच्छा t टू द पावर -3 और t टू द पावर -2, तो t टू द पावर -5 आ गया, m को यहाँ से किया, l को यहाँ से किया, t को यहाँ से किया, ये चीज़ हो गई। अब देखो ये a टू द पावर 4 क्या ऊपर के a टू द पावर 4 से कट गया है, ओके, m टू द पावर -2 क्या m टू द पावर 2 से कट गया है, ये इससे कट गया है, और t क्या t का क्यूब बचा नीचे, बोलो, तो क्या ये t आ गया, x की डायमेंशन, तो x की जो डायमेंशन आई है वो t आ गई, x इन्होंने स्मॉल लिया था फर्मी डिराक ने, तो हम भी ले लें, फिजिसिस्ट थे एक, वो फिजिक्स के वो थे, x आ गया, तो क्या इसकी डायमेंशन टाइम की डायमेंशन के बराबर है, सो इट हैज डायमेंशन ऑफ टाइम,
अच्छा वो कह रहे हैं ये सब अच्छी बात है, लेकिन अब इसकी वैल्यू रख के ये पता करो कि क्या इसकी वैल्यू 1 बिलियन ईयर आती है हमारे यूनिवर्स की एज के बराबर। कह रहे हैं ये भी पता करो, तो वैल्यू रख देते हैं। एक्स की क्या फार्मूला बताया गया, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, सी का क्यूब और जी। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्या 1.6 टू द पावर 4, और साथ में चार्ज कितना होता है 16 इंटू 3.14 का स्क्वायर। एप्सिलॉन अभी वैल्यू कितनी बताई बताओ, नहीं नहीं वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप बता रही हो, वो थोड़ी पूछ रहे हैं। ये आप बता रही हो, हम तो एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रहे हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो कितनी बताई थी, उसी पे तो ज़्यादा जोर है हमारा। 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, कुछ याद आ रहा है, 854 इंटू 10 टू द पावर -12 और उसका स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या प्रोटॉन का कितना मास होता है बताओ, 1.67 ले लें, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्या 9.1 होता है, कितना होता है, और उसका स्क्वायर करो, और 10 टू द पावर -31 का स्क्वायर करो, क्योंकि उस पर स्क्वायर है। और लाइट का जो होता है दैट इज 3 का क्यूब, और इंटू 10 टू द पावर 8 का भी क्यूब। और जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, सारी वैल्यू रख दी। अब एक साथ बताओ 1.6 को 4 बार मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आता है। वन 1.6 को करना 6.5536 और 10 टू द पावर -76। अब जरा नीचे आ जाएं, 8.854 का स्क्वायर करो, अब इसमें 1.67 से मल्टीप्लाई करो, कर लिया, बोलो। अब 9.1 से 2 बार मल्टीप्लाई करो, हो गया। yes, 27 से मल्टीप्लाई करो, yes, 6.67 से करो, हुआ। 3.14 से 2 बार मल्टीप्लाई करो, और एक बार 16 से कर दो। अब हमें बताओ 3,079,997,483.388। ये अच्छा किया, पॉइंट तो आ गया ना, नहीं तो ऐसा ना होता कि डिजिट बाहर निकल जाए। अब ये देखो 10 टू द पावर -24 -27 -62, ये -62 +24
-11 +24 -24 से कट गया, और इनसे भी कुछ बचत होगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3.0799748 ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत तो नहीं थी, 3.07 लिखने से ही चलता। 3.5536। अच्छा, ऊपर आ गया 10⁻⁻76, और नीचे ज़रा देखो सब निगेटिव निगेटिव के हैं, तो 27 और 62 जोड़ो तो 89 आ गया, और 89 में 11 भी जोड़ दो तो 100 आ गया, तो इंटू 10⁻100 हो गया। इतनी बात हो गई है। अब देखो, हाँ हाँ, ये कितना कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी छोटा किया, कोई चीज़ तो बड़ा करो। 8 या ये निगेटिव का 100 है, हाँ, तो अब ये बच जाएगा 82 हो जाएगा ना, 92। अब 6.55 है और अपॉन 3.07 है, और इंटू 10⁻⁻76 प्लस 92। अच्छा, इससे क्या आ जाएगा, 92 से 76 में कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 12 है, 6 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 16 आ गया। इसको 2 मान लेते हैं, इसको जरा निकालो, सही सही निकालो। 2 एक दो और डिजिट बताओ। 2.13355। अच्छा, 133, कहीं से पीछे से देख के बताओ कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। इसी में होगा, फिजिक्स में ही तो लिखा ना, कि केमिस्ट्री में लिखा था। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, ये चीज़ याद ही नहीं रहती है। देखो कहीं से लिखा तो होगा, हाँ लिखा है, पेज नंबर किसमें है, 3.156 इंटू 10⁻⁻, कितने सेकंड है, 7 सेकंड है। 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड, पेज नंबर 18। 3.156 इंटू 10⁻7, बोलो समझ में आ गई, ये चीज सेकंड में आई थी, ठीक। तो अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो क्या ये चीज ईयर में आ जाएगी, क्योंकि 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड, तो उससे डिवाइड कर दिया तो ईयर में बदल गई। अब बताओ जरा इसको डिवाइड करके, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 10⁻9 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 6। अगर इसको मैं नियर अबाउट करूं तो क्या ये 1 है, 0.65 से तो ऊपर ही है, तो राउंड ऑफ करें तो 1 आ जाएगा भाई। इस डिजिट को सबको स्ट्राइक ऑफ कर दो तो पिछला डिजिट 1 नहीं बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और इतने इतने ईयर हो गया। और अब अगर मैं बिलियन ईयर करूं तो 1 बिलियन में क्या होता है, 10⁻9 होता है क्या, तो इसलिए ये 1 बिलियन ईयर, तो इट इज द एज ऑफ आवर यूनिवर्स इज 1 बिलियन ईयर। एज ऑफ आवर यूनिवर्स इज 1 बिलियन। बोलो बात समझ में आ गई, बताइए। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया है।
अब आपकी अगली क्लास 12:15 पे होगी, दैट इज़ 12:15 पे, और हम इसी का जो थर्ड चैप्टर है वो आपको बताएंगे। थैंक यू।